नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की श्रृंखला के क्रम में हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आज जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो उसका नगर नियोजन थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल आज की तरह से ही था। आगे हम देखेंगे इन पॉइंटों के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था, तो अंदाजा लग जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो उसका नगर नियोजन ही थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? जैसे एक सड़क इधर हो गई, एक सड़क इसके समकोण पर बना दी गई, फिर इसके समकोण पर, फिर इसके समकोण पर। इधर की तरफ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बना दी गई। जैसे आजकल प्लाटिंग होती है तो प्लाटिंग में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाई जाती हैं और आसपास मकान बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ करती थी। घर जो थे वो शतरंज नुमा आकृति में बने होते थे। घर शतरंज नुमा आकृति में बने होते थे। इनका नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते थे वो मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते थे। एक नगर क्या होते थे? नीचे बनाए जाते थे और एक ऊपर बनाए जाते थे। जो नीचे वाले नगर होते थे वो पूरब दिशा में बने होते थे और जो ऊपर वाले नगर होते थे वो पश्चिम दिशा में बने होते थे। यानी नगरों को दो भागों पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया था। अब देखिए, जो नगर ऊपर की ओर बने होंगे वहां पर कौन से लोग रहेंगे? सीधी बात है, वहां पर अमीर लोग रहेंगे, कुछ विशेष लोग रहेंगे। जो नीचे की ओर नगर बने होंगे वहां पर गरीब और सामान्य लोग रहेंगे। तो जहां पर गरीब और सामान्य लोग रहेंगे उनकी संख्या अधिक होगी। तो जो निचले नगर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, किसकी तुलना में? ऊपरी नगर की तुलना में। तो नगर का विभाजन दो भागों पूर्वी और पश्चिमी नगर में किया गया था। जो नगर ऊपर की तरफ बने होते थे, पश्चिमी नगर, उनको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। ये बात हो गई। अब देखिए, इस नगर विभाजन में कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? एक धौलावीरा जगह आपको बताई थी। किस राज्य में बताई थी? गुजरात राज्य में बताई थी। धौलावीरा इसका अपवाद है। धौलावीरा में अपवाद क्या है? नगर सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे, परंतु धौलावीरा में नगर तीन भागों में विभाजित मिला है। एक ऊपरी नगर, एक निचला नगर और एक मध्य का नगर। यानी कुल तीन भागों में नगरों का विभाजन धौलावीरा में देखने को मिलता है। तो ये अपवाद हुआ। अब देखिए, लोथल और सुरकोटडा कैसे अपवाद है? लोथल और सुरकोटडा कुछ इस तरीके से अपवाद है कि यहां पर नगरों का विभाजन ही देखने को नहीं मिलता है। यानी पूर्वी और पश्चिमी जो नगर बनाए जाते थे, जो विभाजन किया जाता था, इस प्रकार का कोई भी विभाजन लोथल और सुरकोटडा में नहीं मिला है। यानी बिल्कुल एक से नगर होते थे। ऊपरी और निचली ऐसी कोई व्यवस्था लोथल और सुरकोटडा में देखने को नहीं मिलती है। तो ये तीन स्थल अपवाद स्वरूप हो गए। धौलावीरा में विभाजन
3 भागों में किया गया था और लोथल और सुरकोटडा में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, जब ऊपरी नगर में अमीर लोग रहेंगे तो सीधी बात है कि ऊपरी नगर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया जाएगा। भाई अमीर लोग रहते हैं, विशेष लोग रहते हैं, आज भी देखते हैं अमीरों के लिए, विशेष लोगों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। इसी भी प्रकार से जो अमीर लोग होते थे, जो ऊपरी नगर में रहते थे, वो अपनी एक सुरक्षा दीवार बनाते थे, यानी ऊपरी नगर की किलेबंदी किया करते थे। ऊपरी नगर की किलेबंदी होती थी। इसमें किलेबंदी में भी अपवाद है। देखिए, कालीबंगा, जो कि आप जानते हैं राजस्थान में खोजा गया स्थल है, यहां पर केवल ऊपरी नगर की ही किलेबंदी देखने को नहीं मिलती है। यहां पर दोनों ऊपरी नगर की भी किलेबंदी थी और जो नीचे नगर बने हुए थे उनकी भी किलेबंदी थी। तो ये अपवाद स्वरूप स्थल गिना जाता है कालीबंगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, आगे देखते हैं। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो कौन सी ईंटों का प्रयोग करते थे? तो सैंधव सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ही ईंटों का प्रयोग करते थे। अब ईंटें किस अनुपात में होती थी? ईंटें 4:3:2 में होती थी, यानी लंबाई 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2। इस प्रकार का अनुपात वो अपनी ईंटों में रखा करते थे। अब यहां पर देखिए, समझते हैं कि कच्ची ईंटों का प्रयोग वो कहां पर करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग वो सड़क निर्माण में करते थे। जब सड़कें बनाई जाती थी तो सड़क निर्माण में वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, और जो मकान बनाते थे वो पक्की ईंटों के बनाते थे। ठीक है, तो सड़कें कच्ची ईंटों की बनाते थे और मकान काहे के बनाते थे? पक्की ईंटों के बनाते थे। इसमें भी अपवाद है। देखिए, अपवाद क्या है? देखिए, अपवाद है मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये 2 स्थान। ये 2 स्थान अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं? इन दोनों ही स्थानों में जो सड़कें मिली हैं वो कच्ची ईंटों की नहीं मिली हैं, वो काहे की मिली हैं? पक्की ईंटों की। तो ये दोनों स्थान अपवाद स्वरूप गिने जाते हैं। यहां पर सड़कें कच्ची ईंटों की ना होकर के पक्की ईंटों की बनी मिली हैं। एक बात। दूसरी चीज देखिए, कालीबंगा में एक और अपवाद है। मोहनजोदड़ो में तो केवल यही अपवाद है कि सड़कें पक्की ईंटों की बनी मिली है और मकान तो यहाँ पर पक्की ईंटों के है ही, जैसे सब में होते थे। लेकिन कालीबंगा में एक और अपवाद है। कालीबंगा में सड़कें तो पक्की ईंटों की बनी थी, लेकिन कालीबंगा में जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने नहीं थे, वो भी कच्ची ईंटों के बने थे। यानी कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे, और कच्ची ईंटों के साथ साथ ये लोग कच्ची और अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे, डिजाइनदार ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल में मकानों के निर्माण में कच्ची और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो वो स्थान था कालीबंगा। ठीक, तो आप इतना समझ गए। अब देखिए, जो सड़कें होती थीं एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाई जाती थीं, तो सड़कों के बीच में क्या होंगे? चौराहे होंगे। इन चौराहों को एक नाम दिया जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो इन चौराहों को एक नाम दिया जाता था, उनको क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है उनके चौराहों को। यह बात हो गई। अब देखिए, सैंधव सभ्यता में सार्वजनिक नालियां हुआ करती थी। मकानों से जो गंदा पानी है वो निकालने के लिए सार्वजनिक नालियां बनी होती थी, जैसे आजकल बनी होती हैं। और जो नालियां होती थी वो सड़क के दोनों ओर बनाई जाती थी, जैसे आजकल दोनों ओर बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से सड़क के दोनों ओर जो है सार्वजनिक नालियां बनाई जाती थी। अब देखिए, एक तथ्य धौलावीरा के संबंध में जानते हैं। धौलावीरा में जो है सुव्यवस्थित ढंग से लकड़ी की बनी हुई नालियां मिली हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि लकड़ी की बनी हुई नालियां किस स्थल में पाई गई हैं? तो वो स्थल था धौलावीरा।
तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि धौलावीरा में जो है लकड़ी की बनी हुई नालियां मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दरवाजे और खिड़कियों पर। देखिए दरवाजे और खिड़कियां आजकल हम मुख्य सड़क की ओर खोलते हैं या अंदर गली की तरफ। आजकल जो प्रथा है वो दरवाजे और खिड़कियों को हम मुख्य सड़क की ओर खोलते हैं, अंदर जो गली होती है उसमें नहीं खोलते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते थे। वो अपने दरवाजे और खिड़कियां जो था वो अंदर की ओर जो गली होती थी उस अंदर की गली की ओर अपने दरवाजे और खिड़कियां खोला करते थे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है लोथल। लोथल स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो अपवाद लोथल है। ऐसा अपवाद है कि इसमें दरवाजे और खिड़कियां जो है वो मुख्य सड़क की ओर ही खुली पाई गई हैं, यानी अंदर की ओर खुली नहीं मिली हैं। इस लोथल में मुख्य सड़क की ओर ही दरवाजे और खिड़कियां खुले पाए गए हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, कुओं की व्यवस्था। पीने के पानी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुओं के जल का प्रयोग किया करते थे। सामान्यतः सभी घरों में कुएं होते थे और शौचालय इत्यादि की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो अब हम जान रहे होंगे जब इतनी हाईटेक व्यवस्था थी इसके नगर नियोजन में, तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उसका नगर नियोजन। तो नगर नियोजन के संबंध में आपने इतने फैक्ट देखे। अब आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर के संबंध में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार होती थी। वर्गाकार आकृति के अलावा आयताकार भी होती थी, वृत्ताकार भी होती थी, लेकिन आयताकार और वृत्ताकार मोहरें बहुत कम प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार आकृति में ही प्राप्त हुई हैं, पहली बात। दूसरी चीज, मोहरें जो थी वो, आप मोहरों को मुद्रा मत मानिएगा कि हीरा चांदी सोना और ये मोहर, तो आप इसका आकलन मुद्रा के रूप में कर लें। मोहरें मुद्राएं कतई नहीं थी। मोहरें क्या थी? मोहरों का प्रयोग वस्तुओं की पहचान के लिए उस समय किया जाता था। हाँ, वो अलग बात है कि व्यापार इत्यादि कार्य में मोहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन पूरी तरीके से ये मान लेना कि मोहरें मुद्रा थी ऐसा नहीं है। अगली बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति अगर आपसे पूछी जाती है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति आप किसे कहेंगे, तो ये सर्वोत्तम कलाकृति ये मोहरें ही हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरें ही थी। अगली बात, मोहरें किस पत्थर की बनी होती थी? एक सेलखड़ी पत्थर होता है, उसी सेलखड़ी पत्थर की मोहरें बनी होती थी। अगली बात देखते हैं, ये जो वर्गाकार मोहरें होती थी, इन वर्गाकार मोहरों पर क्या होता था? कई पशुओं का अंकन किया जाता था, कई पशु बना दिए जाते थे। और क्या होता था? लिपि भी प्रयोग की जाती थी, यानी लिपि का भी अंकन उन मोहरों पे किया जाता था। अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन उस लिपि का अंकन इन मोहरों पर किया जाता था और कई पशु बनाए जाते थे। तो जो ये वर्गाकार मोहरें हमको मिली हुई हैं, इनमें हम अगर देखें तो जो सर्वाधिक पशु है, यानी सर्वाधिक किस पशु का अंकन किया गया है, तो हम कहेंगे एक श्रृंगी पशु जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, एक सींग वाला, इसी का प्रयोग इन मोहरों में सबसे अधिक मिलता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, तो इन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का देखने को मिलता है।
अगली बात देखिए, हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई तो उससे एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ था। पशुपतिनाथ का, इस पशुपतिनाथ को ही जॉन मार्शल ने रुद्र शिव की संज्ञा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है इस मोहर पर, ये और कोई नहीं, ये रुद्र शिव है जिनकी हम आजकल पूजा करते हैं। उसी के रूप में इस पशुपतिनाथ को देखा गया। अगली बात देखिए, जो आज तक खुदाई की गई उनमें अगर देखा जाए तो लगभग 3000 मोहरें, लगभग 3000 मोहरें इस सभ्यता से संबंधित खोजी जा चुकी हैं। और इन 3000 मोहरों में सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें सैंधव सभ्यता से संबंधित पाई गई हैं। कुल 3000 मोहरें अब तक खोजी गई हैं और उन 3000 मोहरों में सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। और अगर हम ये प्रश्न करें कि जो ये 3000 मोहरें हैं इनमें सबसे अच्छी मोहर कौन सी है, सर्वोत्तम मोहर कौन सी है, तो हम जवाब देंगे कि जो पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वही इन 3000 मोहरों में सर्वोत्तम मोहर मानी जाती है। तो इन मोहरों के संबंध में इतने फैक्ट हम लोगों ने पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं। मोहर के बाद मूर्तिकला, सैंधव सभ्यता की मूर्तिकला के संबंध में पढ़ते हैं। तो मूर्तिकला में देखिए, जो पत्थर की मूर्तियां हैं लगभग ना के बराबर मिली हुई है, एक आध पत्थर की मूर्तियां मिली हुई हैं। जैसे हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, तो ये कुछ अपवाद छोड़ करके पत्थर की मूर्तियां लगभग ना के बराबर मिली हुई हैं। जो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हुई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि प्रत्येक घर से मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लगभग प्रत्येक घर से मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां पाई गई हैं। अब देखिए, इन मृण मूर्तियों में अंकन किसका होता था? पशुओं का अंकन भी होता था, महिलाओं का अंकन भी होता था, और भी चित्र बने होते थे। लेकिन अगर पशुओं में देखा जाए तो सर्वाधिक जो अंकन है वो वृषभ, जो बैल होता है, उसका अंकन इन मूर्तियों में, इन मृण मूर्तियों में देखने को मिलता है। अब देखिए, मोहर जो थी, मोहर में सर्वाधिक अंकन किसका देखने को मिलता है? एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का। लेकिन जो मृण मूर्तियां थी, जो मिट्टी की मूर्तियां थी, उन पर सर्वाधिक अंकन किसका देखने को मिलता है? वृषभ का देखने को मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाए, इधर का उधर कर दो, इधर का उधर, ये चीज हो गई। अब देखिए, जो ये मृण मूर्तियां होती थी, इनमें महिलाओं का अंकन बहुत अधिक देखने को मिला है। महिलाओं का अंकन सर्वाधिक देखने को मिला है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब इन मृण मूर्तियों में महिलाओं का अंकन सर्वाधिक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज होता होगा वो पितृ सत्तात्मक ना होकर के मातृ सत्तात्मक होता था। भाई, महिलाओं का अंकन सबसे अधिक हुआ। जब महिलाओं का अंकन इन मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि जो सैंधव समाज था वो पितृ सत्तात्मक न होकर के वास्तव में वो समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। ये बात हो गई। तो इतने फैक्ट हम लोगों ने तैयार किए नगर नियोजन, मोहर और इस मूर्ति कला के संबंध में। आगे बढ़ते हैं विज्ञान और तकनीकी के बारे में। देखिए, विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान भी सैंधव सभ्यता के लोगों का था। वो धातुओं की गलाई और ढलाई से परिचित थे। कैसे परिचित थे? आप लोगों ने पढ़ा कि एक
नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो कांसे की बनी होती थी। तो ऐसी मूर्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि वो गलाई और ढलाई से निश्चित रूप से परिचित थे, तभी वो ऐसी मूर्तियों का निर्माण कर पाते होंगे। तो विज्ञान और तकनीकी में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। मृद भांड और चित्रकला, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। पहली बात ये जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपनी चित्रकला का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस पर किया था? तो मृद भांडों पर किया था। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनी चित्रकला का सबसे अच्छा प्रदर्शन इन मिट्टी के बर्तनों मृद भांडों पर किया हुआ था। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे? चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, जैसे आज भी बनाए जाते हैं। और देखिए, ये मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो किस कलर के होते थे? वो लाल और गुलाबी रंग के बनाया करते थे। अगली बात, जो इन मिट्टी के बर्तनों पर वो चित्र बनाते थे वो किस रंग से बनाते थे? वो काले रंग से बनाया करते थे। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका कलर कैसा होता था? उनका कलर लाल और गुलाबी रंग का होता था। और जो उन पर वो चित्र बनाते थे उन चित्रों को वो काले रंग से बनाया करते थे। तो ये मृदभांड और चित्रकला के संबंध में आपने जाना। अब आगे देखिए, राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो राजनीतिक जीवन के संबंध में स्रोतों का अभाव है। ऐसे स्रोत हमको प्राप्त नहीं हो पाए हैं जिससे हम ये कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन एग्जैक्ट में कैसा था। लेकिन फिर भी जो भी हमको प्राप्त हुए स्रोत खुदाई आदि के माध्यम से, उनके आधार पर हम थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। और ये कह सकते हैं कि उनका जो प्रशासन होता था वो पुरोहितों के द्वारा संचालित किया जाता था, या व्यापारियों के द्वारा भी संचालित किया जाता था, या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, नगर प्रशासन इत्यादि चलाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होगी जिससे यहाँ का जो समाज था वो चलता होगा। खैर, स्रोतों का अभाव है, इस कारण इसका एग्जैक्ट राजनीतिक जीवन नहीं बताया जा सकता है। हाँ, एक चीज देखिए, हंटर महोदय थे, उन्होंने ये बताया था कि जो सिंधु समाज था वो जनतंत्रात्मक था, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। राजा इत्यादि नहीं हुआ करते थे। क्योंकि राजा इत्यादि अगर होते तो देखिए यहां से महल, अस्त्र शस्त्र, तलवार ये सब नहीं प्राप्त हुए हैं। तो जब महल, अस्त्र शस्त्र, तलवार ये सब नहीं मिले हुए हैं तो इसी को आधार बना करके हंटर महोदय ने ये बताया कि कैसा समाज था? जनतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक ना होकर के प्रशासन कैसा था? जनतंत्रात्मक था। तो ये राजनीतिक जीवन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक छोटी सी क्लास और होगी और ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, इसी सिस्टम से ही हर चीज को पढ़ा जाता है। किसी भी परीक्षा को पास करने का कोई शार्ट तरीका नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन हमको कोई प्राचीन भारत में बता दे, 50 मध्यकालीन में और 100 बता दे आधुनिक भारत में, और इतिहास के हम सारे प्रश्न कराएं। ऐसा संभव नहीं होता है। वही लोग कुछ नंबरों से या अधिक नंबरों से रह जाते हैं। जो सिस्टमैटिक ढंग से पूरी तैयारी करके जाते हैं वो टॉप पर रहते हैं हमेशा। भले ही इसमें टाइम लग जाए, लेकिन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, शॉर्टकट नहीं है कि कुछ चंद ऑब्जेक्टिव्स को आप देख करके कोई भी, आप छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, कोई भी आप नहीं निकाल सकते हैं। कुछ नंबरों से आप निश्चित रह जाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है ही नहीं, डीप ज्ञान नहीं है।
डीप ज्ञान जिसको होगा वो एक बार पढ़ लेगा और 4 ऑप्शन देखेगा और उसको याद नहीं होगा, फिर भी वो टिक सही लगा के आएगा, क्योंकि उसने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से जो है क्रमबद्ध तरीके से जब हम पूरी इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास, निश्चित तौर पर हम 4 विकल्पों में से अगर हमको आंसर नहीं मालूम होगा डिट्टो, तो टिक हम बिल्कुल सही लगाएंगे। एक बार हम पढ़ के जाएंगे और टिक हम सही लगाएंगे। इसलिए इसी तरीके से पढ़ना है और ये तीनों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हम शीघ्र ही कंप्लीट करा देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केवल छोटी सी क्लास और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।